हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज क्लास 12th का लेक्चर शुरू करूंगा। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे थे, मनी एंड बैंकिंग, मनी वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज बैंकिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और बैंकिंग में भी हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीआई। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं ये याद दिला दूँ कि जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज उनको अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। सो विल स्टार्ट विद दिस। सो आरबीआई हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, वो सब चीज़ें हम अपने लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जैसे कहते हैं, तो एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन एपेक्स बैंक, जिसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? तो एवरी कंट्री, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही यूएस का अपना एक एपेक्स बैंक होगा, बाकी कंट्रीज़ का अपना एक एपेक्स बैंक होगा। तो इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से आपने बजट में देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके से अपना फाइनेंस में अपना बजट पेश करते हैं। तो सारे के सारे फंक्शंस, मनी रेगुलेशन, उसका काम कैसे होगा, पैसा कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, वो सब चीज़ें जो है आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद आरबीआई। आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 1935 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब मेन फंक्शंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है इसके। अब ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है, बट हम लोग जो मेन फंक्शन है उस पर जाएंगे। सबसे पहला जो मेन फंक्शन आता है वो आता है कि ये इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकर्स बैंक का काम करता है ये। अब बैंकर्स बैंक क्या होता है, नाम से पता चलना चाहिए आपको कि बैंकर्स बैंक मतलब हमारी कंट्री में एपेक्स बैंक तो आरबीआई आ गया, बट आरबीआई के अलावा कुछ और भी बैंक्स होते हैं जिनको हम कमर्शियल बैंक्स या अदर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आरबीआई का मेजर काम क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ बैंक टू द अदर बैंक्स। मतलब जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए, जैसे आप लोग ने देखा होगा हमारा जैसे एसबीआई है या हमारा एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी है या हमारा आईसीआईसीआई है, तो ये बैंक्स के लिए कस्टमर्स और इनके बीच में रिलेशन होता है। मतलब कस्टमर क्या करता है, अपना जो अमाउंट उसके पास सेव होता है वो डिपॉजिट करता है बैंक में, और बैंक क्या करता है अपने डिपॉजिट्स में, उन डिपॉजिट्स में से जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उनको एज लोन ग्रांट करता है। तो कमर्शियल बैंक्स के मेन दो फंक्शन रह जाते हैं। एक होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, लोन्स ग्रांट करना। मतलब एक तरफ से मान लो ए बंदा है, इसके पास एक्सेस सेविंग्स हैं, तो ये बैंक के पास जाता है और ये क्या करता है, 10,000 रुपए क्या कर लेता है, डिपॉजिट कर लेता है। तो पहला फंक्शन आ गया कमर्शियल बैंक्स का, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। और बी बंदा जाता है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसको पैसा चाहिए 10,000 लोन। ठीक है, और यही बैंक दूसरा फंक्शन करता है, वो लोन दे देता है इसको 10,000। अब इतना सिंपल नहीं है जितना इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 10,000 लिया, ठीक है, मान लो 10,000 डिपॉजिट्स हुए और 10,000 लोन, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बैंक क्यों हमें इस फैसिलिटी देगा, बैंक किस तरीके से काम करेगा? तो बैंक क्या करता है, इसका पोर्शन, ये जो आपका डिपॉजिट होता है, इसका पोर्शन जो वो एज लोन ग्रांट करता है और बाकी जो एज सिक्योरिटी अपने पास रखता है, वो हम फर्दर कितना परसेंट रखता है, क्यों रखता है, किसके पास रखता है, वो अगले फंक्शन में आ जाएंगे। इसमें पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि करेंसी इशू जो होती है हमारे, ठीक है, जो भी करेंसी इशू का जो मोनोपोली है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, किसके पास है, आरबीआई के पास है। मतलब आरबीआई जो है, जितना भी पैसा आप लोग उनको जो भी करेंसी नोट्स इशू होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है, आरबीआई करता है। एक्सेप्ट एक चीज रहती कि यहां पर जो ₹1 होता है, ठीक है, 1 रुपी, और 1 रुपी के जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। उसके अलावा पूरा का पूरा जो मोनोपोली है करेंसी इशू का, वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है कि जितना भी पैसा इकोनॉमी में आ रहा है वो करेंसी छापने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, उसके अलावा एक और फंक्शन जो आता है उसको कहते हैं क्लियरेंस फंक्शन। ठीक है, क्लियरेंस फंक्शन मैंने पहले ही बोल दिया कि जैसे
एक कस्टमर और बैंक का रिलेशन होता है, कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है, वैसे ही आरबीआई और अदर बैंक्स का रिलेशन होता है। मतलब जैसे कस्टमर डिपॉजिट करने जा रहा है और लोन्स ले रहा है, वैसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की, कमर्शियल बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें ट्रांजैक्शन करनी है दूसरे बैंक के साथ, तो वो किसके थ्रू करते हैं? वो आरबीआई के थ्रू करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा मनी क्रिएशन का, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा जो है लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं। मनी क्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि मनी क्रिएशन होता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे ले जाता हूं, जो हमने क्लास में लेक्चर लिया था किस तरीके से मैंने बताया था कि मनी क्रिएट होता है। मैंने एग्जांपल लिया आपका कि एक बंदा जो है वो डिपॉजिट लेकर जाता है किसके पास? बैंक के पास, और बी जो है वो लेकर क्या लेने के लिए जाता है? वो लोन लेने के लिए जाता है उसी बैंक के पास। तो वो कैसे काम करेगा? मनी क्रिएशन कैसे होगी? तो ये ए जो 10,000 डिपॉजिट कर रहा था और बी को जो लोन मिल रहा था, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब 10 का 10,000 जो है एज बैंक लोन ग्रांट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने आपको पूरी स्टेजेस बताई थी कि स्टेप 1 में कितना मनी क्रिएट होता है, ओवर एंड ओवर अगेन ये पूरा सर्कल चलता है और मनी क्रिएशन जनरेटिंग। उसके ऊपर मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा, इस लेक्चर में वो वाली टॉपिक्स हमने कवर नहीं करने हैं, ठीक है। तो एक और फंक्शन उसके अलावा रहता है, वो रहता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आपको पता है कि एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी। इंडिया का रुपी है, यूएस का डॉलर है, बट बीइंग अ ग्लोबल विलेज लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं या किसी जॉब्स के लिए जाते हैं। तो यहां पर जैसे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है किसके साथ? यूएस के साथ, तो वो रुपीज में नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो डॉलर्स में करेगा, ठीक है। अब जितना भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ अर्निंग्स होती हैं फॉरेन करेंसी की। जैसे हम लोगों ने अगर यहां से मान लो कुछ चीजें हमने एक्सपोर्ट की, तो हमने कमाया क्या? डॉलर्स कमाए। तो वो डॉलर्स किसकी कस्टडी में रहेंगे? वो आरबीआई की कस्टडी में रहेंगे। तो आरबीआई के पास सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज जो वो जमा होके रहता है। तो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके अलावा एक और फंक्शन जो आता है वो मैंने आपको पहले कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी पीरियड, जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है और जब डिफ्लेशन आता है, मतलब महंगाई, आपको डिफ्लेशन का वर्ड का मीनिंग होता है जब जनरल प्राइस लेवल जो होता है चीजों का बहुत कम हो जाता है। सो दोनों केसेस में अगर आपसे मैंने सवाल भी करना हो, अगर किया था क्लास में कि इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये कहा था कि डिफ्लेशन जो होता है वो अच्छा होता है, बट डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए क्या होता है? वर्स्ट होता है, ठीक है। डिफ्लेशन जो है वो सही नहीं होता। तो क्रेडिट कंट्रोल में अलग अलग मेथड्स के जरिए लोगों को इन्फ्लेशनरी कंडीशन में और डिफ्लेशनरी कंडीशन में, क्योंकि ये आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको गवर्नमेंट कहती है कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, आप कुछ करो। तो आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है। वो किस तरीके से करता है मैंने आपको बताया था। क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं कुछ और क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, वो मैंने चीजें डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूं। मान लो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई हो गई। महंगाई क्यों होती है? जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी जनरल प्राइस लेवल में राइज आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई डिमांड क्यों बढ़ी? डिमांड तब बढ़ती है जब आपके पॉकेट में पैसा आता है, ठीक है। आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज होगी। अब आरबीआई को गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई बढ़ गई है, आरबीआई कुछ करो, ये डिमांड को नीचे लेकर आओ। अब हम एक इंडिविजुअल के घर पे तो नहीं जा सकते हैं कि पैसा दे दो, तो आरबीआई क्या करता है? अपने अलग अलग मेथड्स के जरिए से वो पैसा जो एक्सेस लोगों के पास होता है उसको वापस खींचने का काम करता है। इसको कहते हैं सकिंग ऑफ मनी फ्रॉम इकोनॉमी, ठीक है। वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है, CRR, SLR जैसे मैंने आपको टॉप जो बताए थे वो सारी चीजें रेज करके क्या होगा? जो आपकी सेविंग्स हो रही थी वो सेविंग्स खत्म हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड गिर जाएगी और इन्फ्लेशनरी कंडीशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। मान लो सेकंड में आपका डिफ्लेशन हो जाता है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन मींस चीजों की कीमतों में गिरावट आ जाती है। गिरावट क्यों आ गई? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो वहीं पर पड़ी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में। गुड्स एंड सर्विसेज जो वो ना सेल हो रही है ना खरीद पा रहा है कोई। वजह पूछी जाती है जब गवर्नमेंट, तो आरबीआई कहता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है।
तो गवर्नमेंट कहती है कि लोगों को पैसा दे दो, इसको कहते हैं पंपिंग ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। तो पंपिंग ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी मतलब अब मैं घर जा जाके किसी को पैसे बैंक में अकाउंट में नहीं डाल सकता आरबीआई, तो आरबीआई क्या करता है, अगेन अपने अलग अलग टूल्स और मेथड्स के जरिए से क्या करता है, लोगों को कंसेशंस देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाता है ताकि सेविंग्स हो। तो अलग अलग मेथड से लोगों को फिर सेविंग्स होना शुरू हो जाती है, लोगों में जैसे ही पॉकेट में पैसा आने लग जाता है फिर डिमांड आहिस्ता आहिस्ता राइज होती है, वो बैलेंस में आ जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आरबीआई का कि क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन ये करता है। उसके अलावा मैंने आपको इश्यू ऑफ करेंसी बता दिया, ठीक है, बैंकर्स टू द बैंक बता दिया, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी बता दिया। उसके अलावा सुपरवाइजरी रूल भी, ठीक है, सुपरवाइजरी रूल। अब हमने 11th में पढ़ा था जब हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जब रिफॉर्म्स आए तो उसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स जब किए थे तो ये किया गया था कि आरबीआई को पहले एक रेगुलेटर के नाम से जाना जाता था। मींस आरबीआई एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करता था। उसके बाद जैसे ही हमारे ये चेंजेस आए, जैसे भी हमने 1991 में रिफॉर्म्स लाए तो आरबीआई को बताया गया कि अब आपका काम रेगुलेटर का नहीं है बल्कि सुपरविजन का है। मतलब आप दादागिरी नहीं करोगे बल्कि आप सुपरवाइज करोगे कि कौन सा बैंक जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके तहत आरबीआई एज अ सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। जब भी कहीं कमर्शियल बैंक्स को किसी चीज की नीड होती है, जब भी उसे ये लगता है कि कोई हमारा कमर्शियल बैंक है वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त में एक सुपरवाइजरी के तौर पर वो काम करके उन कमर्शियल बैंक को सपोर्टिव रोल प्ले करता है। सो ये थे हमारे कुछ मेन फंक्शंस जो मैंने आपके सामने रखे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसमें से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया। अब इससे पहले हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा था। कमर्शियल बैंक और आरबीआई में मेजर लास्ट टॉपिक लेके जाते हैं कि डिफरेंस क्या है और खत्म करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आरबीआई जो है इट एक्ट्स एज एन एपेक्स बैंक, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि घर का बड़ा जैसे होता है वैसे आरबीआई है हमारा। और कमर्शियल बैंक्स जो हो गए, बाकी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं किस चीज का, या फंक्शन प्ले करते हैं डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, एक्सेप्ट करने का, और लोन्स को ग्रांट करने का। ये इनका मेजर फंक्शन रहता है। या फिर किसी अगर जैसे कि नबार्ड बनाया गया या रूरल बैंक बनाया गया, उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनके लिए वो स्पेसिफिकली बनाए गए होते हैं। तो आरबीआई का सारे के सारे फंक्शंस बता दिए, डिफरेंस में आपने देखना है जो भी आपके नोट्स हैं। तो इस तरीके से आज का ये वाला टॉपिक हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के जरिए से किस तरीके से इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल करता है आरबीआई। सो थैंक यू सो मच।